अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां उन्होंने मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। हालिया जो मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया। इस पर गुज़श्ता रोज़ भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फुल कोर्ट इजलास हुआ था और आज भी इजलास हुआ है। आज वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस की जो मुलाकात थी उस मुलाकात के बाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस मामले को बहुत संजीदा लिया है, इसलिए वो पहुँचे हैं चीफ जस्टिस के पास। चीफ जस्टिस के जो मामलात थे उनको भी सुना गया है। 1.5 घंटे की इस मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने ये यकीन दहानी करवाई है कि जुमे को रोज़ जो काबीना की मीटिंग हो रही है उसमें काबीना के सामने ये मामला रखा जाएगा और कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत अब काबीना इस पर मज़ीद अपनी इनपुट देगी और फ़ैसला करेगी और कमीशन बनाया जाएगा। ये जो ख़त लिखा है 6 जजेस ने ताकि इन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात हो सकें, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताया कि कोई रिटायर्ड जो जुडिशल अफसर हैं, अदालती शख्सियत हैं, वो अब इस जो कमीशन है उसकी सरबराही करेंगे। यकीनी तौर पे अब जो आज फुल कोर्ट इजलास हुआ है उसमें भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि अब क्या इत्मीनान है सुप्रीम कोर्ट को इस सारे मामले पे। बज़ाहिर ये 1.5 घंटे तक जो मुलाकात रही, इसमें ये भी शुनीद है कि कुछ दीगर जो मामलात हैं, हुकूमत से मुतालिक जो मामलात हैं, कुछ टैक्सेशन के इशूज़ हैं बकौल वज़ीर क़ानून, वो भी डिस्कस हुए। बहरहाल अब ये देखते हैं ये कितना हौसला अफजा है। जो बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उनके लिए क्या ये एक्सेप्टेबल है। बहुत सी बार काउंसिल्स ने इस पर ये सजेशन भी दी थी और अब ये मामला दब जाएगा और शफाफ तहकीकात हो जाएंगी या इसका शोर बाकी रहेगा। ये तो इंतहाई अहम इशू है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और फ़ैसला दिया है जो मशरूत फ़ैसला है। इस बात के साथ जिन लोगों को रमज़ानुल मुबारक में रिहा करना है या जिनकी बरियत है, उससे मुतालिक मिलिट्री कोर्ट को इजाज़त दे दी है कि अब वो ये अपना फ़ैसला सुना सकते हैं। ये भी है कि अब जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट में, एक तरह से उसकी भी इजाज़त मिल गई है। कानूनी मामलात हैं, आज के हिसाब से ये दिन भरपूर रहा। इसी पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम कुछ पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे कि अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार तक ये मामलात पहुँचाए जाएँ। इरशाद साहब, बहुत सिग्निफिकेंस है आज की मुलाकात की। मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो कभी विटनेस नहीं की कि चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान कोई दू बदू इस तरह मुलाकात हुई हो। आप समझते हैं ये रिवायत मौजूद है, और अगर ये रिवायत नहीं है तो उसके बाद आज जो कमीशन बनाने का फ़ैसला किया गया है, क्या ये मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे? अब ऐसा लियाकत अली ख़ान जो कायद-ए-आज़म के मोतमद साथी थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, वो मिलना चाहते थे। कटसी एक मुलाकात मीटिंग करना चाहते थे चीफ जस्टिस सर मियां अब्दुल रशीद के साथ। तो जब उनको इतला दी गई तो मियां अब्दुल रशीद साहब ने कहा, सर अब्दुल रशीद ने कहा कि गवर्नमेंट के कुछ केसेस मेरी अदालत में हैं, ज़ेर समाअत हैं, तो ये मुनासिब नहीं लगता कि मैं चीफ़ एग्जेक्टिव से या वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करूं। ये तासुर जाएगा कि शायद वो मेरी अदालत पर असरअंदाज हो रहे हैं या मैं मुलाकात करके उनकी कोई बात सुन रहा हूं जो मुझे नहीं सुननी चाहिए। एक तो ये वाक़या हमारी तारीख़ का है। एक मुलाकात की थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और उन्होंने साकिब निसार साहब से मुलाकात की थी, और ग़ालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो धरना केस उन दिनों चल रहा था, काजी फ़ैज़ ईसा साहब सुन रहे थे या कोई इसी तरह का कोई मामला था। तो उस मुलाकात पर तनकीद हुई थी और हमारी सियासतदानों ने भी की थी और ये लीगल कम्युनिटी थी उसने भी की थी। तो उस पर साकिब निसार साहब ने कहा था कि साहिल मुझसे मिलना चाहते थे, मिले, हमने उनकी बात सुनी लेकिन कोई मानी नहीं। ये तो मुझे वाक़यात याद हैं। आज की जो मुलाकात है उसका जो नटशल बताया है वज़ीर क़ानून ने, वो ये है कि यक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनेगा जो 8 जजों की जो शिकायत हैं उनका जायज़ा लेगा और रिपोर्ट देगा।
जबकि बार काउंसिल की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि 3 सीनियर जजों पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजों पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा, बनाया जाना चाहिए, बनना चाहिए। वो ज़्यादा मौजूद बात थी। इस वक्त हाई कोर्ट के 6 हाजिर सर्विस जज रोना रो रहे हैं कि उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, उनके ख़ानदानों को और उनको धमकियां मिल रही हैं, उनके काम में मुदाखलत हो रही है। और एक रिटायर जज, खा वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो, वो बेचारा क्या करेगा? अभी तो TOR तय होने नहीं इरशाद साहब, ये तो अभी ये पहली चीज़ ही एक मशकूक होगी ना कि एक रिटायर जज जो है वो हुकूमत, देखें पहली तो बात है इंक्वायरी कमीशन जो होता है वो कोई इतना खुद कोई एक्शन लेने की पोजीशन नहीं होता, उसने रिपोर्ट पेश करनी होती है। रिपोर्ट किसको पेश करनी होती है? हुकूमत को। हुकूमत तो यहाँ एक फ़रीक है। हुकूमत पर तो ये इल्ज़ाम लग रहा है कि हुकूमत के इदारे, हुकूमत की एजेंसियाँ जो हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं अदलिया के काम में। तो ये मिट्टी पाओ प्रोग्राम बज़ाहिर तो लगता है। अगर इस मामले को सीरियस लेना है तो कमीशन ज़रूर बनना चाहिए, हल यही है। और कमीशन हाजिर सर्विस सीनियर जजों पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसकी एक मिसाल मौजूद है। जब 2013 के इलेक्शन पर एतराज़ हुआ था और 14 में धरना हुआ था, तो उस वक्त के जो जनाब नासिरुल मुल्क साहब थे, सीनियर मोस्ट जज थे, उनकी सरबराही में एक कमीशन बना था। और उसकी जब रिपोर्ट आई थी तो वो जो फरीक था जिसकी शिकायत थी उसके पास भी कोई जवाज़ नहीं रहा था एतराज़ करने का, क्योंकि वह तय हो गया था कि जी इस कमीशन का फ़ैसला हतमी होगा। अब एक रिटायर जज पर मुश्तमिल, पहली बात तो यह है कि एक मुत्तफ़क़ अलैह जज कहाँ से तलाश करेंगे? यहाँ तो ख़ुद सियासतदानों ने पूरी जुडिशरी को एक मुतनाज़ और मशकूक कर दिया है। ये तो खैर जजेस का मामला है। जज जो बनाया जाएगा पहले उस पर इत्तेफाक होना चाहिए और उसके बाद फिर उसकी रिपोर्ट पर अमल कैसे होगा और वो कितना बाख्तियार होगा, ये वो सवालात हैं जो बहरहाल उठेंगे जब भी ये कमीशन बनेगा। से बिल्कुल ठीक है। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज़ कानूनदान साबिक़ अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब ने। अशतर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा कि ये जो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ऐलान किया है कि 6 जजेस की शिकायत पर एक साबिक़ रिटायर्ड जज जो हैं वो इसकी तहक़ीक़ात करेंगे और इसके TORs काबीना तय करेगी, तो ये कमीशन जो है आप समझते हैं कि फिर उसके बाद जो जजेस की शिकायत हैं उनकी तशफ़ी हो जाएगी, उनकी तसल्ली हो जाएगी, या मज़ीद थोड़ा इसको एक्सपैंड करना चाहिए कमीशन को? सबसे पहले तो देखना ये है कि ये यहाँ तक नौबत आई क्यों। इस खत में पहले के का और पहले की मीटिंग्स का भी जिक्र है। क्या ही अच्छा होता कि जो पहले गए और मीटिंग हुई उसका कोई नतीजा निकला होता। क्या ही अच्छा होता कि जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो मामला था उसमें भी जजेस इकट्ठे हो जाते और उनको अकेले वो जद्दोजहद न करनी पड़ती। क्या ही अच्छा होता कि काजी फैज़ ईसा साहब जो है उनको वो पिटीशन फाइल करने की जरूरत ही ना पड़ती और वो अपने मामला जो है वो खुश उस्लूबी से अदा करते रहते। कितना ही टाइम गुजर गया उनको अंडर प्रेशर लाया उनकी फैमिली को, और आप देखेंगे कि पूरा कोर्ट भी जो है कितना ही वक्त गुजर गया उस पिटीशन को सुनते हुए। खैर आगे चलते हैं। ये जो अशतर साहब कता कलामी माफ़, इनमें से 5, ये जो 6 में से 5 जज तो वो हैं जो जनाब सिद्दीकी साहब के मामले के 2 साल बाद रिटायर हुए हैं, सर अपॉइंट हुए हैं, 2 साल बाद हुए हैं, और 3 जो हैं वो 3 साल बाद अपॉइंट हुए हैं। तो ये तो उस वक्त थे ही नहीं, ये कैसे खड़े होते उनके साथ? नहीं, मैं इन जजेस की बात नहीं कर रहा, मैं जजेस ओवरऑल जजेस की बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल ठीक। आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी, आई एम नेमिंग जस्टिस सिद्दीकी एंड आई एम आल्सो नेमिंग काजी फैज़ ईसा, बिकॉज उन दोनों के नाम जो है इस खत में, इसलिए मैंने उनका रेफरेंस देना जरूरी समझा और उस तनाज़ुर में ये बात की है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये जजेस को भी उनके साथ खड़े होना चाहिए था। ये जजेस ने जो बात की ये बहुत संजीदा बात है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और
जो आज की मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर की, हु इज अ डूअर, और काजी फायजी साहब की, हु इज अगेन अ डूअर। ये दोनों जो है ये फाल लोग हैं जिनकी जो है कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और उनका पास्ट रिकॉर्ड भी इसी चीज की नुमाइंदगी करता है। मुझे यकीन है कि इससे खुश आइंद जो नतीजे निकलेंगे। जहां तक बात यह है कि एक रिटायर्ड जज के कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट होने की, तो वहां पे बहुत सारी क्रिटिसिज्म तो आएगी, क्रिटिसिज्म तो हर चीज में आती है, लेकिन उसकी जो पॉजिटिव बातें हैं वो ये हैं, नंबर 1 कि जो हाजिर सर्विस जज है वो तो बायस भी रख सकता है ना अपनी इंस्टीट्यूशन के, वो उसको तो फिर अगर वो हाई कोर्ट का जज है तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो उसको चीफ जस्टिस बनना है, और इस तरह की सारी बातें। और बाज़ औक़ात आप देख रहे होते हैं कि आप रिटायर होंगे तो फिर आपको कोई और ओहदा मिलेगा, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। तो जो रिटायर्ड जज हैं जिनकी शख्सियत जो है वो जानी पहचानी हो, जिसके ऊपर कोई किसी किस्म को कोई एतराज़ ना हो, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। नंबर 2, उनके पास और कोई काम नहीं होगा सवाए इसके ऊपर तवज्जो देने का। और तीसरा, वो बिल्कुल चूंकि वो जज रह चुके हैं, उनको इन बातों का अदराक होगा, और अब वो चूंकि प्राइवेट लाइफ में है तो वो भी वो जो एक इट्स अ हैप्पी मिक्स, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड सर इज कि ही शुड बी अ जेंटलमैन, और क्योंकि वो कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे, उन्होंने इंक्वायर करना इनटू द मैटर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी, उन्होंने तहकीकात करनी है, और तहकीकात के लिए उनके साथ जो है वो ऐसे लोग साथ लगने चाहिए जो कि उनके ममदूद हो और उनकी जो इहानत कर सकें। जी, अच्छा अशरफ साहब, हमारे यहाँ जो मसला है वो ये है कि जो जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो ताकतवर हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। पहला सवाल तो ये है जिसका आपने जवाब भी दिया कि रिटायर जज होगा तो उसने रिपोर्ट देनी है। माजी का तजर्बा ये है कि जितने कमेटियाँ बनती हैं उनकी रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट दब जाती है कागज़ात में। धरना केस पर काजी फायजी साहब को आज तक शिकायत है कि मेरी रिपोर्ट पर किसी किस्म का कोई वो नहीं हुआ, हालांकि वो तो एक जज के तौर पर उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। एक तो ये पहलू है। दूसरा, मौजूदा हुकूमत जो है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि खासी कमज़ोर हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, कोई ऐसी रिपोर्ट आ भी जाती है जो दयानतदारी से मुरतब होती है, उसमें कुछ निशानदेही होती है कि कौन लोग हैं जो अदलिया को मफलूज कर रहे हैं या मुदाखलत कर रहे हैं, तो क्या मौजूदा हुकूमत उस रिपोर्ट पर अमल दरामद करते हुए ये रोकथाम करने की पोजीशन में है? अगर मैं शहबाज शरीफ साहब को जानता हूँ, और मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ उनको जी, तो वो जो है ही इज ए मैन ऑफ हिज वर्ड। अगर वो कहते हैं कि मैंने कुछ करके दिखाना है तो वो करते हैं। दूसरा, ये सारी की सारी बात होगी रिपोर्ट के ऑथर के ऊपर कि रिपोर्ट का ऑथर जो है उसके कलम में कितनी काट है। याद रखिए कि ये कलम की काट तलवार की काट से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अदलिया को अपने तहत मफलूज नहीं समझना चाहिए। उन्हें उनके पास तमाम वो इख्तियार हासिल हैं जिसके जरिए वो अपनी रिट को प्रॉपर तरीके से वो कर सकते हैं, उसको नाफिज कर सकते हैं। और उसके अंदर उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर है, उनके पास और बहुत सारी पावर्स हैं। तो कोई जज अगर ये समझता है कि उस पर कोई दबाव है तो उसके लिए कितना ही आसान ये कह देना कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा, ही कैन ट्रांसफर द केस। और नहीं सर, हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ अपना इस्तेमाल किया, हत्ता कि जो तौहीन अदालत का केस वो आज तक आराम से फिर रहे हैं, और उन्होंने एक अपील दायर कर दी और वो अपील पड़ी हुई, उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो हम तो रोज़ाना ये देख रहे हैं कि अदालतों के फ़ैसलों की कोई अब तौकीर हो ही नहीं रही।
ऐसा नहीं है। आपने देखा कि तौहीन अदालत के जुर्म में एक दिन की, बल्कि एक दिन की भी नहीं, टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा दी गई और प्राइम मिनिस्टर अपने घर चले गए थे। मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस फैसले की ताकत की बुनियाद पर नहीं चले गए थे, जो भेजने वाले थे उन्होंने भिजवा दिया। अरे नहीं, ये कहते हैं नहीं, वो उस आप फिर दूसरा देखिए आप कि आप जब बात कर रहे हैं मेमन साहब के फैसले की, उसमें बाबर सत्तार साहब ने खुद अपने फैसले को मुअत्तल किया था, इसलिए वो जेल नहीं गए वो साहब। और ये उनका अपील, उनका हक है। और मैं समझता हूँ बाबर सत्तार साहब की ये बड़ाई है कि उन्होंने अपने ही फैसले को मुअत्तल किया, क्योंकि वो कोई जाती अनाज की बात नहीं है, वो प्रिंसिपल की बात है। और यही प्रिंसिपल जो है, जिनको हम एडहियर करेंगे तो बात आगे चलेगी। ये जो रास्ते हैं ये लंबे जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये दुश्वार नहीं है। अशरफ साहब, ये बताइएगा कि आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई है, क्या ये प्रेसिडेंट मौजूद है? और इस ज़िम्न में आईने पाकिस्तान क्या कहता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस मिल सकते हैं और बामी मुशावरत से, क्योंकि जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो चीफ जस्टिस के एक इदारे पे, एग्जीक्यूटिव के एक इदारे पे लग रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, पहली बात, क्या इसकी नज़ीर मौजूद है? 100% मौजूद है। जब मैं अटॉर्नी जनरल था उस वक्त भी मैंने, और ये छुपके में बात कोई नहीं थी, पब्लिक नॉलेज में थी, पब्लिक गेज में थी। शाहिद खाकान रबासी साहब और साकिब निसार साहब दोनों मिले थे और जुडिशरी के हवाले से, उसके रिफॉर्म्स के हवाले से बातें की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बातें आगे चल नहीं सकी। मैं हमेशा इस चीज़ का दाई रहा हूँ और मैं अब फिर ये कहूँगा कि इदारे आइलैंड नहीं होते, ना आइलैंड बनना चाहिए उन्हें। इनको सबको मिल के काम करना है। हमारा मतमा नज़र एक ही है और मतमा नज़र है तामीर नौ। और तामीर नौ कब होगी? जब हम मिल के काम करेंगे। अच्छा सर, ये फरमाएं कि एक एतराज़ ये भी हो रहा है ये 6 जजों पर कि इन्होंने जो ख़त लिखा है ये प्रॉपर फोरम नहीं है। क्या आप भी समझते हैं कि ये प्रॉपर फोरम नहीं है? इनको ख़त जुडिशल कमीशन को नहीं लिखना चाहिए था? पहली बात ये कि ये ख़त मौजूए सुखन भी नहीं होना चाहिए था। दिस शुड नॉट हैव बीन लीक्ड थ्रू द प्रेस, नंबर 1। नंबर 2, इट वाज एड्रेस टू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि ना एडवाइजरी बॉडी है ना सुपरवाइजरी बॉडी है, ना एडवाइस दे सकती है ना सुपरवाइज कर सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ उसको काम कर रही होती है जब वो कोई रेफरेंस जो है उसको उसकी छानबीन कर रही हो। रेफरेंस उसके पास आया, वो कन्वीन होंगे, क्योंकि 2 जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं अपने अपने प्रोविंसेस में। ये हर वक्त इजलास में नहीं होते। सही। लेकिन वो जो ख़त है और जो उसके साथ लगे हुए एलेक्शन जो है, वो तो बता रहे हैं कि हमने अपने चीफ जस्टिस से कहा, सबका चीफ जस्टिस से कहा, साबिक दौर में सीनियर जज और आज के चीफ जस्टिस हैं उनके साथ कहे कि जी हमारे ऊपर ये दबाव है, हमें इन मसाइल का सामना है, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो अब उन्होंने कहा है कि जी आप लोग मेहरबानी करें, कोई कन्वेंशन बुलाएं, जजेस कन्वेंशन या जुडिशल कन्वेंशन, और वहाँ ये बात खोलकर हो कि जी क्या क्या हमें फेस करना पड़ रहा है। और क्या कन्वेंशन बुलाने की ये भी गुंजाइश है आइन में? जजेस के कन्वेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये भी बात अचंभे की मुझे लगी कि कन्वेंशन बुलाने की क्या जरूरत है जी। और कन्वेंशन जो है जी, वो क्या तहकीकाती इदारा हो जाएगा? क्या वो अदालती इदारा बन जाएगा? क्या ये एक यूनियन बना रहे हैं? क्या वो मुझे समझ नहीं आई ऑनेस्टली। मैं तमाम जजेस जो सिग्नेटरी हैं उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, न सिर्फ एहतराम करता हूँ शख्सियत के तौर पे, बल्कि यानी उनकी जो शख्सियत उसके हवाले से, बल्कि उनकी लीगल एक्यूमेंट के हवाले से। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये कन्वेंशन बनाने की क्या बात है। ना कन्वेंशन चीज़ों का हल है। हल इसका क्या? मैं बताऊँ आपको जी। अगर किसी जज पे कोई दबाव है तो उसके पास हक हासिल है कि वो लिख के अपने आप को उस केस से अलग कर ले। अगर किसी जज के ऊपर कोई दबाव है तो वो उसको हक हासिल है कि वो तौहीन अदालत का
नोटिस दे दे। अगर किसी जज के ऊपर कोई इस तरह की सिचुएशन आ रही है जो टेनेबल नहीं है, वो हमने देखा आपके जजेस जो है वो रिजाइन करते हैं अगर, और वो हिस्ट्री बनाते हैं फिर। और आप देखेंगे कि यही एक तरीका होता है। आप अगर जो है इन चीजों को देखिए, आईन आपको क्या कहते हैं कि आप बर्दाश्त करेंगे इन चीजों को, आप बर्दाश्त करके अपने हौसले से अपने देखिए आपके रिश्तेदारों का भी तो आप पे दबाव होता है जी, आपके अपने पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, आप एक पॉलिटिकल ज़हन के आदमी हैं, उससे हट के आपने फैसले करने हैं। और अनफॉर्चुनेटली आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वजीर आजम को नोटिस दे के बुलाया जाता है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आईन क्या कहता है कि आप नहीं बुला सकते, फिर भी बुलाया जाता है। और वजीर आजम मैंने देखा है कि उन्होंने भी एहतराम करते हुए उन्होंने वो कह सकते हैं कि जी हम नहीं आएंगे क्योंकि आईन हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। अशरफ साहब ये फरमाएं कि इस ख़त के मंजर आम पर आने से और ये जो डिबेट नेशनल लेवल पे हो रही है, इससे मुदाखलत कम होगी, इससे जुडिशरी को की ताकत में इजाफ़ा होगा, जबकि हम देख रहे हैं कि जो लीगल कम्युनिटी है, लॉयर्स कम्युनिटी है, वो तकसीम है इस पे। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल ने अभी तक रिएक्शन ही नहीं दिया है। तो इससे जुडिशरी मजबूत होगी या मज़ीद कमज़ोर होगी? देखिए, जब आप खुद अपने आप को कहें कि जनाब हम दबाव में हैं जी, या हम पे दबाव डाला जा सकता है जी, तो फिर आप किसी को क्या इंसाफ दे सकते हैं? क्या आप अपनी शख्स पे, अपनी इदारे के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा रहे? सो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग कि इससे स्ट्रेंथन हो, इंस्टेड ऑफ दिस थिंग कि हम इसके अंदर कहें कि जनाब हम इन सब चीज़ों को डिफाई करते हैं और हम कंटेम्प्ट का नोटिस दे रहे हैं या हम इन चीज़ों को कंडेम कर रहे हैं, जुडिशल साइड पे फैसला करें। आप चिट्ठी जब ये लिखते हैं तो फिर आप अपनी कमजोरी का शायद इज़हार नहीं कर रहे। बसद एहतराम मैं इसको उस तराजर में भी देख रहा हूँ। और देखिए, ये डिबेट्स कहाँ होनी चाहिए? ये डिबेट्स होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और ये डिबेट्स होनी चाहिए किस चीज़ के ऊपर कि हम अपने जो है निसाब में जो तब्दीली लाना चाहते हैं, क्या हमने उसमें सिविक्स वापस लेके आनी है कि नहीं? आप देखिए, माशरती उलूम आपने अपनी निसाब में से निकाल दिया हुआ है। आपको मईशत की बात करना है, आपने अपनी सरहदों की बात करनी है, आपने पॉपुलेशन को कम करने की बात करनी है, आपने फैमिली प्लानिंग की बात करनी है, आपने 10 साल मंसूबे की बात करनी है। और आप बात क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे मैं और आप आज कल की तरह ये इश्तर साहब ये बताइएगा, इश्तर साहब बात आपकी ठीक है, ये तमाम जो पहलू आप जिस की तरफ जा रहे हैं, अब हमारे यहाँ जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हर दूसरी तीसरी बात तो जाती है अदालत में। ये बताइएगा, आज एक और फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये कहा गया है कि 9 मई यकीनी तौर पे जो एक स्याह दिन था, उसके जो मुल्ज़िमान हैं उनकी मशरूत फ़ैसले जो हैं सुना दिए जाए, जिन्होंने रमज़ान में रिहा होना है या जिनकी बरियत होनी है। तो इसका पहलू क्या लिया जाए कि दूसरा एंगल ये भी है कि अब जो मिलिट्री कोर्ट में 9 मई के मुल्ज़िमान के ट्रायल हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया है। 100%। जब आप कहेंगे कि गो हेड एंड डिसाइड दोज केसेस जिसके अंदर आपने देखा है कि एविडेंस नहीं और लोगों का एक्विटल होना चाहिए, बड़ी खुशाइन बात है। और ये इससे ये भी हमें समझ आती है बात कि ये ट्रायल इसलिए रुके हुए थे क्योंकि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ था, वरना ये ट्रायल बहुत पहले ख़त्म हो गए होते। और मुझे लग ये रहा है कि कुछ लोगों ने ज़्यादा कैद काट ली होगी उससे, जो कि उनको शायद 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने कैद देनी हो। दूसरा, जिन्होंने एक्विट होना था उनको तो बहुत पहले एक्विट हो जाना चाहिए था। तो ये इसीलिए जो है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर लिखा हुआ है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में स्टे ऑर्डर नहीं मिलने चाहिए।
लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि स्टे ऑर्डर्स मिलते हैं। अब जो फैसले आएंगे, तो अगर कुछ लोग बरी हो जाएंगे तो क्या उसको चैलेंज करेंगे? नहीं ना, वो तो चैलेंज नहीं होगा। तो ये एंडोर्समेंट मैं समझता हूँ, और ये एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है कि ये अदालतें जो है ये फैसले करेंगी और दुरुस्त फैसले करेंगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब, आपके वक्त का आप मौजूद थे। इरशाद साहब अब मुख्तलिफ पहलुओं पर इन्होंने रोशनी डाली। एक और भी डेवलपमेंट है इरशाद साहब, पेशावर हाई कोर्ट ने हिदायत की थी कि हल्फ लिया जाए उन नामजद लोगों से मखसूस नशिस्तों पे जिन्हें KP असम्बली के लिए नामजद किया गया है, लेकिन उसके बाद इजलास ना हो सका, उनसे हल्फ अभी तक नहीं लिया गया है। वो चले गए इलेक्शन कमीशन में और उन्होंने सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी कि जब तक उनकी हल्फबरदारी नहीं हो जाती उस वक्त सेनेट इलेक्शन ना हो। ताज़ा तरीन खबर मेरा ख्याल यही है कि वहाँ पे अब मुलतवी हो चुके हैं सेनेट के इलेक्शन KP के में इरशाद साहब, और आप समझते हैं कि ये एक और नई हुज्जत क्रिएट हो गई है। एक तो पहले हल्फ ना लेके, कल भी हमने बात की थी कि वहाँ पे अब PTA ज़ाहिर डोमिनेंट है, असम्बली में स्पीकर उनका है, हल्फ ना लेके एक हुज्जत बनाएगी और उस पर ये नैले पे दैला आ गया है और ये हुज्जतें दर हुज्जतें चलेगा निज़ाम। देखें, ये फ़ैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन का इतना मुतज़ाद फ़ैसला है अपने फ़ैसले से। जब कौमी असम्बली का हल्फबरदारी हो रही थी और वज़ीर आज़म और स्पीकर का इलेक्शन हो रहा था, तो अपोजिशन का यही नुक्ता नज़र था कि चूँकि असम्बली नामुकम्मल है, ख़वातीन नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हुआ, अलाट नहीं हुई जिनको होनी चाहिए थी, ये बाद में हुए ना अलाटमेंट का केस, तो इसलिए न स्पीकर का इलेक्शन हो सकता है, ना डिप्टी स्पीकर का हो सकता है, ना वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि असम्बली नामुकम्मल है। तो उस वक्त ये कहा गया कि नहीं जी नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इलेक्शन होगा और ये नामुकम्मल नहीं है। अब यही प्ली ली गई है कि चूँकि KP के असम्बली में हल्फ नहीं हुआ कुछ अरकान का, और इसलिए अब इलेक्शन को मुलतवी किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त भी किसी एक जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ हुआ और किसी एक जमात को नुकसान पहुंचाने के लिए हुआ, और अब चूँकि मुतासरा फ़रीक वो जमात है जिसको कौमी असम्बली में और हुकूमत साजी में फ़ायदा पहुंच चुका है और अब यहाँ नुकसान हो सकता है, एक आध सीट कम हो सकती है, तो अब इलेक्शन मुलतवी किया जाए। इलेक्शन मुलतवी नहीं होना चाहिए था। फैसला अब इन्होंने जो प्ली ली थी सिंपल, इन्होंने ये कहा था कि ये हल्फ ना लिया तो सूबे की हद तक सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएँ। आगे इन्होंने कोई वजाहत उस तरह नहीं अब बुनियादी वजह क्या है? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए थे। पेशावर हाई कोर्ट ये गए, पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला आया, पेशावर हाई कोर्ट ने हिदायत की, उन्होंने कहा ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, फिर उन्होंने हिदायत की कि इस जो बाकी जमातें जिन लोगों को नामजद कर रही हैं मखसूस नशिस्तों पे उनसे हल्फ लिया जाए, वो हल्फ ना हो सका। अब बुनियादी तौर पे तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी यही थी PTI की भी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी कि हल्फ नहीं होगा तो हमें सेनेट में एक सीट ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं PTI पीपल्स पार्टी इनकी मैं तो इलेक्शन कमीशन, मैं भी उनकी नहीं बात कर रहा, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ये सारी जमातों का जो मौक़िफ़ कौमी असम्बली में था, पंजाब असम्बली में था, वो यहाँ उल्टा हो गया है। यहाँ था कि जी अगर हल्फबरदारी नहीं भी हुई, सीटें अलाट नहीं भी हुई, असम्बली मुकम्मल नहीं भी हुई, तो फिर भी इलेक्शन हो सकते हैं, स्पीकर का भी हो सकता है, वज़ीर आला वज़ीर आज़म का भी हो सकता है। तो यहाँ ये है कि ये इलेक्शन वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हाउस की एक सेंस तो शो हो जाती है ना, इलेक्शन क्यों, जिसने वज़ीर आज़म बनना था उससे 169 वोट लेके ही बनना था ना, जिसने वज़ीर आज़म बनना था। बात ये है कि एक वोट भी अगर दूसरी साइड पे जा सकता है, उनका हक बनता है तो उनको जाना चाहिए। बात आपकी ठीक है। इशू ये था कि हाउस मुकम्मल नहीं है, यहाँ भी इशू यही है कि हाउस मुकम्मल नहीं है। हाउस मुकम्मल ना होने की वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन इल्तवा की वजह क्या है? वजह क्या है कि हल्फबरदारी नहीं हुई। हल्फबरदारी तो कई मेंबरों की अभी वैसे कौमी असम्बली में बात उस वक्त नहीं हुई थी। हल्फबरदारी तो इशू नहीं है, इशू तो है कंप्लीट होना, क्योंकि हल्फबरदारी तो कई अरकान जो जिन्होंने 2-2 सीटें रखी हुई थी उनकी नहीं हुई थी। अब इलेक्टोरल कॉलेज का भी मसला है ना इरशाद साहब, इलेक्टोरल नामुकम्मल था ना कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में। मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इलेक्टोरल कॉलेज जो था वो
दलील ये थी कि नामुकम्मल है, इसको पहले मुकम्मल किया जाए फिर इलेक्शन होने चाहिए। अब वही दलील यहाँ दी जा रही है। अच्छा, हल्फ क्यों नहीं ले रहे जब पेशावर हाई कोर्ट हिदायत कर चुके हैं हल्फ लेने की? वो अपील में जा सकते हैं, उनके पास हक है, उनके पास टाइम है ना। नहीं, वो भी तो अपील में जाना चाहते हैं, वो भी तो सियासत ही कर रहे हैं ना। मैं तो पहले कर चुका हूँ कि वहाँ भी सियासत हो रही थी, यहाँ भी सियासत हो रही है। वहाँ सियासत जायज़ थी, यहाँ सियासत नाजायज़ है। वहाँ जो था इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल था, वो जायज़ था। यहाँ नामुकम्मल है तो नाजायज़ है। ये है कि देखें, वहाँ इलेक्शन कमीशन का वहाँ गैर रिवायती सियासतदान थे। इशू रिवायती जो पॉइंट था इलेक्शन कमीशन का जो पॉइंट था, हुकूमत का जो पॉइंट था, इन 3 जमातों का जो पॉइंट था, वो उसके बरक्स अब हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सियासत नहीं हो रही, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई उसूली बुनियादों पर सेनेट का इलेक्शन वज़ीर आज़म का इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन से ज़्यादा अहम है। स्पीकर का इलेक्शन और वज़ीर आज़म का इलेक्शन जो है वो हुकूमत साजी का इलेक्शन है, वो ज़्यादा अहम है इस इलेक्शन से। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदद कहेंगे। पाकिस्तान के लोगों का एक बुनियादी मसला सेहत आमा है और इससे मुतालिक सहूलियात हैं। पाकिस्तान में जो निज़ाम सेहत है उसके डिफ़ाइन गोल क्या हैं? ये लोगों के लिए सहूलत का काम ज़्यादा कर रहा है या जहमत का काम ज़्यादा कर रहा है? इसको बदलना है तो कैसे बदलना है? 18वीं तरमीम के बाद जब ये सूबों की ज़िम्मेदारी बन गई तो इलाज मुआलजे की सहूलियात बेहतर कितनी हुई हैं? इन मामलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नदीम जान साहब ने। आप साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रहे हैं सेहत के शोबे में और अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो हेल्थ का शोबा है इसके डिफ़ाइन गोल क्या हैं और बुनियादी तौर पे हुकूमतों की ज़िम्मेदारी क्या है कि इस शोबे में उन्होंने अवाम को सहूलत देनी क्या है? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो अगर हमारा डिजीज़ बर्डन देखें तो हेपेटाइटिस में हम अभी दुनिया में आगे हैं, डायबिटीज़ में भी सबसे आगे हैं, टीबी में 5वें नंबर पे हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का भी एक हैवी बर्डन है। लेकिन इसके साथ साथ फिर हम क्या करते हैं कि इन बीमारियों का हम मुकाबला कर सकें, तो दूसरी साइड जो है, हमारी सप्लाई साइड जो है, वो भी इक्वली कमज़ोर है। हमारे डॉक्टर्स देखे, पॉपुलेशन रेशो देखे तो हमारे यहाँ 11 पर 10,000 है, जो कि 17 से अबव होनी चाहिए। नर्सेस का देख लें तो वो 6 पर 10,000 है, जो कि 31 होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को देखें तो वो काफ़ी इग्नोर और निगलेक्टेड रहा है। हमारी ज़्यादा फोकस तो रही है गवर्नमेंट्स की कि सेकेंडरी टर्शरी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें और प्राइमरी को छोड़ दिया जाए। हमने ये किया कि हमने प्राइमरी सिस्टम को रिवैम्प करने का सोचा, प्लान बनाया और उसी पे हमने अमल भी किया। तो अगर हम एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाएं जिसमें कि प्राइमरी को फोकस कर ले, और पॉलिसी लेवल पे जो सबसे बड़ा डायलेमा है वो आपके रिसोर्सेज का है। हेल्थ को एलोकेट होती है 1% ऑफ जीडीपी, और फिर 1% ऑफ जीडीपी 70% आपकी तो खर्च होती है सेकेंडरी और टर्शरी लेवल हॉस्पिटल्स पे, तो प्राइमरी लेवल के लिए बहुत कम रह जाता है। तो अगर हम ये जीडीपी टू एलोकेशन 3% पे ले जाएं तो न सिर्फ हमारी बीमारियों का कलाकमा हो जाएगा, आवाम को सहूलियात बेहतर तरीके से मिलेगी, बल्कि आपको रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हेल्थ आपको पैसे भी कमाती है, हेल्थ आपकी नेशनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती है, बढ़ाती है, हेल्थ आपकी जीडीपी को इन मेनी टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ग्रो कर दी है। हमारे जीडीपी का लॉस जो है अभी तकरीबन 15% से अबव, वो इल हेल्थ की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, फैमिली प्लानिंग की वजह से, और जो बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनकी वजह से 15% जीडीपी लॉस नहीं है। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि ये आलमी सतह पर तय हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हेल्थ और एजुकेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। आप तरक्की कारी सिर्फ सरमाया से या मेहनत से तरक्की नहीं कर सकते। इसके बावजूद क्या वजह है कि हमारी हर हुकूमत ने इस हेल्थ के शोबे को और इवन एजुकेशन के शोबे को नज़रअंदाज किया है। हमारा जो
गवर्नेंस का मॉडल है उसमें हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल निचले सतह पर आते हैं, और तमाम वसाइल जो हैं हम या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर देते हैं, बिल्कुल सही, या जो इंतज़ामी मशीनरी है उसकी तनख्वाहों पे, मराहत पे उसकी तादाद बढ़ा के कर देते हैं। तो इसकी वजह क्या आपको समझ आती है? अच्छा, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने रेज किया। देखिए, मेरे जैसा बंदा जिसको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी और इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी, फिर मैं सब्जेक्ट एक्सपर्टीज का आप लोगों को सबको इल्म है, फिर मैं एक जज्बे के साथ कि यही टाइम है कि हम कुछ कर सके और बड़ा कर सके, तो हमने बुनियाद डालने की कोशिश की। जो मुश्किलात हमारे सामने आई मैं वो बयान नहीं, क्योंकि हेल्थ का एक इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट भी है, जो मैंने हर फोरम पे इसको हाईलाइट किया है कि हेल्थ न सिर्फ बीमारियों से इसका ताल्लुक है, बल्कि इसका ताल्लुक आपकी इकोनॉमी से बहुत बड़ा है। ये आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करती है, ये आपकी इकोनॉमी को सेव करती है। तो हम तो बहुत कम पैसों के लिए मेहनत तरले करले होते हैं, लेकिन अगर कोई इनको समझाएं कि 15% ऑफ जीडीपी जो आप लूज करते हैं, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, यानी समझे कि तकरीबन ये 40-50 बिलियन डॉलर लॉस होता है, वो आप बचा सकते हैं और फिर आप वो नेशनल डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इल हिल की वजह से जो डेज लॉस होती हैं, जो प्रोडक्टिव डेज लॉस होते हैं हमारी सोसाइटी की, जो ह्यूमैनिटी को लॉस होता है, जो प्रोडक्टिविटी को लॉस होता है, वो इनॉर्मस है। तो आप बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि वो स्पेस नहीं मिल रही, वो अभी नई गवर्नमेंट आई है, इनसे हमारी हाई होप्स है। डॉक्टर साहब, बुनियादी मसला ये है, ये स्ट्रेटजी, ये पॉलिसी की बातें तो बहुत अच्छी हैं, इन पे अमल दरामद भी होना चाहिए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो आबादी की अक्सरियत है वो 40 साल की उम्र तक पहुँचते ही पाकिस्तान में दिल के आर्जे में फालिज जैसी बीमारियाँ, आपने भी जिक्र किया, शुगर जैसी बीमारियों का शिकार हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा मसला कैंसर है। अगर पंजाब की बात करूँ तो सिर्फ 2 जो कैंसर के वार्ड्स हैं वो ऑपरेशनल हैं, और उसमें भी सिर्फ तशख़ीस की हद तक हैं। बाकी अगर आपने रेडिएशन करनी है, कुछ करना है, तो फिर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल या कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये फोकस एरियाज़ क्या हैं? 18वीं तरमीम के बाद सूबे क्या इलाज मुआलजे को बेहतर करने में कामयाब हुए हैं? अच्छा, मैं ये 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ तो इन बल्क डिवॉल्व हो गया है। फेडरल लेवल पे सिर्फ पॉलिसी, रिसोर्स जनरेशन, कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन रह जाती है। अच्छा, जिम्मेदारी फिर सूबों की आती है। तो अभी यानी ये हुआ 2011 में ये डिवोल्यूशन हो गई, तो अभी 13 साल हो गए हैं इसको मुकम्मल होते हुए, फर्क कुछ नहीं पड़ा। प्रोविंसेस के पास इख्तियारात ना आ गए, लेकिन प्रोविंसेस से वो इख्तियारात नीचे लेवल पे, जो कि डिवोल्यूशन की स्पिरिट है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो पे आ जाए, वो नहीं हुए। वो इर्तिकाज तो हो गया, सूबे पावरफुल बन गए, सूबों के पास इख्तियारात आ गए। आपकी इंडिकेटर्स बताती है, वो आपकी हेल्थ स्टेटस बताती है, वो आपको आवाम से पता चलता है कि वो उसी तरीके से तो कामयाबी हमें नहीं मिली, उसी तरीके से तो हमारा जो मुश्किलात है उसका ज़ाला नहीं हुआ, जो हेल्थ के चैलेंजेस है उसका नहीं हुआ। तो वो उसमें बहुत बड़ी रिफॉर्म की ज़रूरत है। उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया था, हमने सारों सूबों का एक इंटर मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप बनाया था, और हमारी एक बड़ी साउंड कोऑर्डिनेशन थी सारे सूबों के साथ, और हम मिलकर डिसीजन लेते थे। चूंकि हमारा नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, टेक्निकल लोग थे, तो हमारे लिए तो आसानी थी। हमारी रिक्वेस्ट होगी कि ये नई गवर्नमेंट भी उसी मॉडल को फॉलो करे कि सूबों के साथ आपका एक बहुत ही कंसंट्रेटेड और इफेक्टिव लियाज़ान हो, और आप सूबों को साथ लेके चले, क्योंकि आप पॉलिसी बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन उनके पास है। तो वो बेहतर तरीके से अगर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, आप उनको गाइडलाइन देते हैं, ओवरसाइट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर जाके बेहतरी आ जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरी एक तजवीज़ रही है कि अगर हमारे अवामी नुमाइंदे और हमारी ब्यूरोक्रेसी, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको ये पाबंद कर दिया जाए कि वो अपना इलाज मुआवजा सरकारी हस्पतालों से कराएंगे, किसी प्राइवेट क्लिनिक से या हस्पताल से या गैर मुल्की हस्पताल से इलाज नहीं कराएंगे, और बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे, तो तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी ये ख़ुद लाएंगे, फिर ये वसाइल भी मुख्तस करेंगे। तो आप समझते हैं ये सिंगापुर में ये मॉडल कामयाब मॉडल चल रहा है, क्या ऐसा कोई अगर इक़दाम किया जाए तो कोई बेहतरी आ सकती है इस शोबे में?
देखिए, आइडिया आपका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर हमारी ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखिए, हमारी हेल्थ की सहूलियात भी देखिए, हमारी पर कैपिटा इनकम भी देखिए, फिर प्राइवेट सेक्टर की बूमिंग एक इंडस्ट्री बनी हुई है और वो प्रोलिफरेट कर रही है। तो वो एक अमल है। जब तक कि हम अपने जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनको फ़ाल नहीं बनाते, उनको इसी लेवल का स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं बनाते, तो वो तो इन्फ्लक्स तो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होगी। प्राइवेट सेक्टर में अभी भी हमारे ज्यादा लोग, 70% लोग इलाज मुआवजे की सहूलत, वो उसके लिए वो जो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की हमारी एक स्ट्रेटेजी मैंने बनाई थी, वो था कि हम पूरे मुल्क में एक निजाम नाफिज कर सकें। यानी जो हेल्थ कार्ड सिस्टम है सूबों का अलग ना हो, पूरे मुल्क में एक हो, जिसमें सारे गरीब जो 20-30% है बेस्ट के डाटा के मुताबिक, उनको सारी सहूलियात फ्री मिले, पब्लिक और प्राइवेट दोनों में। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए हमने स्लैब्स बनाए थे कि आपको ए पैकेज सर्विसेज चाहिए तो आपको इतना कंट्रीब्यूट करने पड़ेगा, और गवर्नमेंट को इतना, बी चाहिए तो इतना इतना, और सीडी इस तरह का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम जान साहब, आपके वक्त का आप हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।